meaning of business and profession. Okay, आपको see this is the earlier part was not there in the recording, तो वो याद रखना पड़ेगा. फिर भी मैं एक ग्लिम्स देने के लिए बोल देता हूँ. We'll study business, profession, vocation, what are profits, what is a speculative business, what is a non-speculative business, why they must be differentiated. Okay. Section 28 gives you idea about list of incomes. Section 29 gives you idea about how to calculate profits and gains of business. Section 30 to 36 gives you allowability of specific expenses. And section 37 says that if you have incurred any amount or any expense for the purpose of business and which is of a revenue nature, एक और चीज होता है which is not of a personal nature, okay, then it would be allowed as a deduction under section 37. Okay, so these things are going to be discussed. सबसे पहला चीज पढ़ते हैं बिजनेस क्या होता है. तो हमने 11th स्टैंडर्ड में जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें हमें बताते थे इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर or any adventure or concern in the nature of trade. Means we are doing a trading activity, a manufacturing activity, or it can even be a commerce organization. देखो ये सर्विस है, ये भी सर्विस है. कॉमर्स में सर्विसेज आती है, प्रोफेशन में भी सर्विसेज आती है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड प्रोफेशन? Commerce also includes a part of services. Profession also includes services. तो commerce में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, we can say transportation. It is not a trade. It is a commerce. Communication is not a trade. Postage and courier services, postal services इसको बोलते हैं. ये सब कौन सी चीज में आता है? All those activities which are helping in doing the business, जो बिजनेस करने में आपको मदद करे, उसको अलाइड चीजें कहा जाता है. कॉमर्स. प्रोफेशन, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस, बट हम प्रोफेशनल पर्सन किसको कहते हैं? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अ लॉयर, डॉक्टर, है ना. इन सबको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल पर्संस. तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन, डिग्री का होना जरूरी है, किसी एक इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप होना जरूरी है, तो उसको प्रोफेशन कहा जाएगा. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड प्रोफेशन. इसके साथ एक और टर्म डिस्कस किया हुआ है, वोकेशन. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वन टर्म दैट इज कॉल्ड वोकेशन. वोकेशन समझ में आता है किसी को? व्हाट इज वोकेशन? प्लीज. ये हुआ कॉमर्स, ये हो गया प्रोफेशन. अभी पढ़ेंगे सब लोगों ने ये किया है, अपने घर पे ये सारी चीजें होती रहती है ना, पर हमें ये पता नहीं है कि वो वोकेशन होता है. सबके घर पे कभी ना कभी तो प्लम्बर आया होगा, आया ना? हाँ सर. इलेक्ट्रिशियन आया होगा. ओके, जो लोग हैं जिनके पास फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज होता है, उनको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे बहुत सारी चीजें जो उनको वोकेशन में माना जाता है. दे आर नाइदर डूइंग ट्रेड, नॉर कॉमर्स, नॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड नॉट प्रोफेशन. दे आर डूइंग वोकेशन, तो उनको भी बिजनेस में इंक्लूड करना पड़ेगा. दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज डूइंग
प्रोफेशन डूइंग एन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो उनका इनकम देखो इधर लिखा हुआ है, अ पेंटर, अ स्कल्प्टर, एन ऑथर, एन ऑडिटर, अ लॉयर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट एंड इवन एन एस्ट्रोलॉजर आर पर्सन्स जो लोग प्रोफेशन करें, है ना, इनका बिजनेस नहीं है, इनका प्रोफेशन है. It is immaterial whether you are doing a business or profession or vocation, क्योंकि इसका कॉमन हेडिंग है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉफिट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट्स मे बी इन कैश और इन काइंड, पर ये जो काइंड है इसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए. ओके, कैपिटल रिसीट्स, दे आर नॉट, ये कैपिटल गेन बोला जाएगा, रिसीट्स की जगह क्या बोला जाएगा? कैपिटल गेन. दे आर नॉट जनरली टेकन इनटू द कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम, उसको बिजनेस इनकम के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है. वॉलंटरी रिसीट्स मतलब आपने किसी को स्पेसिफिक सर्विस नहीं दिया है, बट फिर भी वो आपको अगर कोई अमाउंट पे करे तो वो आपकी इनकम माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम. ओके, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी एक लॉयर ने जनरल प्रोफेशनल एडवाइस दी थी. दैट लॉयर गेव अ जनरल प्रोफेशनल एडवाइस, मतलब समझो कि किसी एक पर्सन को दिया था, मुझे दिया था, बट मुझे जो प्रोफेशनल एडवाइस मिला तो ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग थे जिनको ऐसी प्रोफेशन, उनका केस भी मेरे से सिमिलर था. जो डिफिकल्टी मैंने फेस की है वही डिफिकल्टीज बहुत सारे और लोगों ने भी फेस की है. वो लॉयर ने सर्विस मुझे दिया, ओके, बट इसका फायदा अगर बहुत सारे लोगों को हुआ है तो वो बाकी सारे लोग अगर वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से उस पर्टिकुलर लॉयर को ऐसा कहते हैं कि आपकी एडवाइस की वजह से हमारा काफी सारा काम हो गया, तो हम आपको कुछ अमाउंट पे करना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. बट भले ही वो किसी भी मोड या मेथड से दिया गया हो, वो बिजनेस के लिए इनकम माना जाएगा. नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ गेन्स इज इमटेरियल. एप्लीकेशन का मतलब यूसेज, आप वो पैसा कहाँ पे यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है. आपको पैसा मिला, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मिला, इट मीन्स इट वुड बी टैक्सेबल. ओके, और बिजनेस को कंटिन्यू करना, बिजनेस को कैरी ऑन करना, वो जरूरी नहीं है इट शुड बी डन थ्रू आउट द ईयर. अगर वो सम पार्ट ऑफ द ईयर में होता है तो भी वो बिजनेस माना जाएगा. मतलब फुल टाइम होना चाहिए वो जरूरी नहीं है, वो पार्ट टाइम है या लेसर देन अ ईयर है तो भी चलेगा. कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, है ना, लाइक बिजनेस ऑफ काइट्स, बिजनेस ऑफ कलर्स, बिजनेस ऑफ अम्ब्रेला, है ना. ये कैसा होता है? सीजनल होता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी कैरिड ऑन थ्रू आउट द ईयर. ओके, बट फिर भी उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, लीगलिटी ऑफ इनकम. इनकम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इनकम टैक्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन लीगल इनकम एंड इलीगल इनकम. उनको लीगल इलीगल निकाल के एक ही वर्ड दिखता है, इनकम. व्हाट दे सी इज इनकम ओनली. ओके, तो आपने लीगल सोर्सेज से पैसा कमाया हो, इलीगल सोर्सेज से पैसा कमाया हो, तो वो रिस्पेक्टिव लॉ में डिस्कस होगा कि वो सिविल सूट में जाएगा कि क्रिमिनल सूट में जाएगा. उन लोगों को क्या करना है वो उनको देखना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो एक ही चीज दिखता है, इनकम आया तो उसके साथ टैक्स भी आएगा, irrespective of whether that income is a legal income or illegal income. Number 6, income from
distinct businesses. I have 3 different businesses, business 1, business 2 and business 3. ओके, तो ये तीनों का इनकम सेपरेट कैलकुलेट होगा. इट शुड बी सेपरेटली कैलकुलेटेड. बट सेपरेट कैलकुलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स भी सेपरेट लगेगा. आई एम ओनली सेइंग दैट कैलकुलेशन सेपरेट होगा, उसका टैक्सेबिलिटी तो कंबाइंड ही होगा. फॉर एग्जांपल, मुझे बिजनेस 1 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस 2 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस 3 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो ये कैलकुलेट इंडिविजुअली किया था, पर फिर इसको एक कॉमन हेड में लाना पड़ेगा. कॉमन हेड कौन सा है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. मतलब मुझे टोटल 18 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा. द असेसी कैन नॉट क्लेम कि देखो इसका इनकम 3 लाख है, इसमें से 2.5 लाख नॉट टैक्सेबल, ओके, बाकी के 50,000 टैक्सेबल. ऐसा नहीं होता है. फिर बिजनेस 2 में वापस ऐसा 5 लाख माइनस 250, ओनली रिमेनिंग 250 इज टैक्सेबल. नॉट सो. दे विल हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड देन कैलकुलेट द स्लैब रेट. है ना, हमने स्लैब रेट पढ़ा हुआ है, अप टू 250, 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, above 10 lakh. Okay? तो वो स्लैब रेट टोटल इनकम पे एप्लीकेबल होगा, will be applicable on total income. The last thing is computation of profits. Okay, प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है? तो आपने कोई एक इनकम जनरेट किया, उस इनकम को जनरेट करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस किया वो माइनस करने के बाद ही आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, which we normally do. We made sales, but for making sales we had to purchase the goods. We had to incur certain expenses which can be direct expenses or indirect expenses. तो बिजनेस करने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ा वो माइनस करने के बाद ही आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना. Okay? Now, moving on to the next part, section 145, subsection 1, about method of accounting. Okay, so there are 2 methods of accounting. One is a mercantile system of accounting, otherwise cash system of accounting. One is a mercantile system of accounting, other is a cash system of accounting. ज्यादातर बिजनेस मर्केंटाइल सिस्टम ही फॉलो करते हैं, बट प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में वो कैश बेसिस पे कैलकुलेट होता है. ओके, उनको मर्केंटाइल करना है तो पॉसिबल है, बट नॉर्मली वो लोग कैश बेसिस पे ही अकाउंटिंग करते हैं. इज दैट ओके? Mercantile system, that is due basis or accrual system of accounting. Number 2, cash basis of accounting. But whatever accounting method you have selected must be regularly employed. It should not be changed year on year. है ना, एक बार कैश किया, एक बार mercantile किया, जैसा आपको प्रॉफिटेबिलिटी एडजस्ट करना है उसके हिसाब से आप सिस्टम एडजस्ट करोगे, वो नहीं चलेगा. ओके, whatever method you follow should be consistently followed. इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, मतलब आप मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हो या कैश फॉलो कर रहे हो, irrespective of that thing, in certain cases they have given taxability of certain incomes in certain years only. उन लोगों ने आपको ये बताया है कि आप मर्केंटाइल फॉलो करो या कैश फॉलो करो, उससे मतलब नहीं है. कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो आपको इधर सेक्शन में, सेक्शन 145 बी में जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से वो टैक्सेबल होगा. उसमें सबसे पहला, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन असेसी ऑन कंपनसेशन और एनहेंस्ड कंपनसेशन shall be deemed to be the income in the year in which it is received.
तो ये आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ने मिलेगा नॉर्मली। नॉर्मली वहां पे होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस में नहीं होता है। ओके, कंपनसेशन या इंडियंस कंपनसेशन की बात कब आती है? जब गवर्नमेंट, एक सीजी मतलब अब हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी वो कंपल्सरीली अक्वायर कर लेता है, उनको वहां से हाईवे बनाना है या कोई भी और चीज बनानी है, तो वो लोग आपका प्रॉपर्टी कंपल्सरीली अक्वायर करते हैं और आपको प्रेवेलेंट स्टैंप ड्यूटी के अकॉर्डिंग पैसा पे करते हैं। वहां पे जो भी स्टैंप रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा पे करते हैं। आपको लगा कि ये पैसा कम है तो आपने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया और कोर्ट ने 2 साल लगा दिया डिस्कस करने में या डिसाइड करने में कि आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और या नहीं मिलना चाहिए, और 2 साल के बाद, से फॉर एग्जाम्पल 17-18 का मैटर चल रहा था और 19-20 में जाके फाइनल हुआ कि हाँ आपको 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन। ओके, देन दिस 7 lakh वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर 1920। अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसके बाद गवर्नमेंट पे करेगा। समझो ऐसा हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1920 के एंड में, मार्च के मंथ में, और गवर्नमेंट ने आपको पे किया अप्रैल 2020 में, तो इट वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर 2021। जब मिला तब, कौन सा वर्ड है? रिसीव्ड। ओके, ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन की बात थी। अब आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए था 1 साल पहले, कोर्ट ने बोल दिया है, उसको देने में भी गवर्नमेंट ने 1 साल लगा दिया, 6 महीने लगा दिए, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन। तो वो भी तभी टैक्सेबल होगा जब आपको वो पैसा एक्चुअली मिले। ड्यू हो गया तब नहीं। ड्यू तो कब हो जाएगा? जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मतलब ये इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा या अमाउंट ड्यू हो जाएगा, पर ड्यू होगा तब नहीं, जब वो रिसीव्ड होगा तभी कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते। और ये देखो, कंपनसेशन कहाँ पे टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन वाले चैप्टर में। और उसका इंटरेस्ट कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके दो अलग अलग टैक्सेबिलिटी है। जो मेन अमाउंट मिला वो कैपिटल गेन, और उस मेन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला वो अदर सोर्सेस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा है, गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या तो कैश में या तो काइंड में। कैश में ऐसा होगा कि गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको गवर्नमेंट ने उसके लिए सब्सिडी दिया, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द बिजनेस, और उसको भी टैक्सेबल माना जाएगा। दूसरा होता है काइंड। काइंड में कैसा होगा? आपको जमीन दी, आपको कुछ प्रॉपर्टी दिया, या तो टैक्स वेवर दिया, तो आप गिवन एक्चुअल कैश नहीं दिया, पर ऐसा बोला है कि आने वाले 5 साल तक आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। That would be considered as an income of the business। और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इस इनकम के रिलेशन में वो इनकम तभी चार्जेबल होगा जब वो रिसीव्ड है। देखो, लेकिन यहाँ पे भी ड्यू वर्ड नहीं है, क्या है? रिसीव्ड वर्ड। So certain cases are such where income would be taxable on receipt basis only and not on accrual basis। उसके बाद आपको ICDS दिया हुआ है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, और ऐसा क्लियर बोला हुआ है, दे विल बी डिस्कस्ड एट सीए फाइनल लेवल। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कहीं ना कहीं। Accounting policies are nothing but accounting standard 1, and valuation of inventories is nothing but accounting standard 2, construction contracts 7, revenue recognition 9, tangible fixed assets 10, 11, 12,
13, 16 एंड 29। कहीं ना कहीं हमने इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है और ज्यादातर सिमिलर है, नॉट सेइंग सेम बट सिमिलर। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, यहां से आपका मेन सेक्शन स्टार्ट होता है। सेक्शन 28 मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ इनकम्स। कौन सी इनकम को बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम माना जाएगा। So they have given a long list of the same. Ten items are given. Okay, we are keeping this thing for a later discussion. थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे फिर पता चलेगा। ओके, अदरवाइज थोड़ा सा आइडिया लेना हो तो देख सकते हो आप लोग। Income from business or profession, simple, that would be chargeable as business income or profession income. किसी भी तरह का कंपनसेशन या अदर पेमेंट मिला और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, ड्यू हो गया तो भी चार्जेबल हो जाएगा। ओके, स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर मेंबर्स बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और बिजनेस एसोसिएशन। ओके, मतलब अगर आईसीएआई अपने मेंबर्स के पास से पैसा लेता है मेंबरशिप फीस के लिए, ओके, तो उसको भी क्या माना जाएगा, इनकम ऑफ आईसीएआई, क्योंकि ये भी एक एसोसिएशन है। इंसेंटिव्स रिसीव्ड और रिसीवेबल, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी आप ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए है, सर्टेन काइंड्स ऑफ इंसेंटिव। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर गवर्नमेंट आपको ऐसा इंसेंटिव देता है कि आपका लास्ट ईयर जितना एक्सपोर्ट था और करंट ईयर में जितना एक्सपोर्ट है, इसमें लास्ट ईयर की कंपैरिजन में जितना इंक्रीज आया, मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 1 करोड़ था, इस साल 3 करोड़ आपका हो गया, तो इंक्रीज इज ऑफ 2 करोड़, तो इसका 2% हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसके लिए भी सीए का सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर एंड ऑल दैट थिंग्स बहुत कुछ जरूरी होता है। सीए सर्टिफाई करेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। So that would be considered, that incentive would be considered as an income of that particular export business. Need the signature of, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई है, which will be considered as either income from business or profession. The next thing that we are going to discuss is speculation business. Okay. So why it must be separated? तो पॉसिबल है कि हम शेयर मार्केट में डील करें, मतलब मेरा बिजनेस शेयर मार्केट में डील करने का नहीं है, मैं कोई ट्रेडर या ब्रोकर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था और मैंने उसको शेयर्स, करेंसी या कमोडिटीज परचेस करने में लगा दिया और उसमें से मुझे पैसा कमाने का मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एज सच मेरा बिजनेस ब्रोकिंग का, ट्रेडिंग का नहीं है, आई एम नॉट इन दैट बिजनेस। मेरा बिजनेस तो कुछ और है। मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आई एम इन द टीचिंग बिजनेस और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थे जिसको मैंने शेयर मार्केट या कमोडिटीज मार्केट या फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में लगा दिया और उससे मैंने प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। तो पॉसिबल है कि अगर प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है ना। स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है तो उसका लॉस भी है। अब ऐसा बोला गया है कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है इसका प्रॉफिट पे स्ट्रेट अवे 30% टैक्स लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्लैब रेट।
आपका स्लैब रेट कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं, 30%। तो ऑब्वियस है इसका प्रॉफिट अलग करके दिखाना पड़ेगा, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस। और दूसरा, अगर इस बिजनेस में लॉस हुआ तो आप उस लॉस को किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ भी कर सकते हो, और अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। फिर से ज्वाइन कीजिए, मैसेज